यस सरकार, गुड मॉर्निंग। ओके सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप क्यों आया, कैसे आया, एंड सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, शायद समझ में आया सर आपको। आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सर हाउ इट इज यूटिलाइज्ड एंड हाउ द जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, शायद पूरा जस्टिफाइड है आपके एंड पे सर। और हाँ है ना सर, अल्टीमेटली जीएसटी रेवेन्यू कौन से स्टेट को मिल रहा था सर? कल वाले एग्जांपल में याद आया सर आपको? द स्टेट जहां पे अल्टीमेटली वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, जो अल्टीमेट उस गुड्स और सर्विसेज का डेस्टिनेशन था, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सर स्टेट विच विल बी गेटिंग द रेवेन्यू ऑफ द जीएसटी। हाँ है ना, देख 50% तो मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई डाउट नहीं सर, पर रिमेनिंग 50% कौन से स्टेट को मिलेगा? जहां पर वो गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही भाई? कंज्यूम। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। हाँ है ना सर? क्लियर? पक्का? डन। तो सर 10 का ग्रेड क्यों मिला, समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का? 100% डन। सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है? क्लियर है सर आपको? पक्का? सीजीएसटी इज लेविड ड्यू टू सीजीएसटी एक्ट, थ्रू सीजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी इज लेविड थ्रू रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट, और हर स्टेट का रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट अलग अलग बना हुआ है सर। हाँ है ना सर? और आईजीएसटी एक्ट बना हुआ सर, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लेवी होता है, वो आईजीएसटी एक्ट में बोला है। क्लियर? पक्का? और हमारे सिलेबस में क्या था सर? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। और अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे एसजीएसटी एक्ट पढ़ लिए। हाँ है ना भाई? और यूटीजीएसटी एक्ट में और जीएसटी कंपनसेशन सेस में कुछ बातें जो एक्स्ट्रा थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। हाँ है ना? अच्छा, यूटीजीएसटी एक्ट में कुछ अलग से कुछ नहीं बोला सर, एक्स्ट्रा बातें। क्लियर? सिंपल कनेक्ट करके बोला उन्होंने कि यूनियन टेरिटरीज में लगेगा क्या? यूटीजीएसटी एक्ट इंट्रास्टेट सप्लाई पर, एंड सर सारे प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के ही अप्लाई होते हैं। क्लियर? सो अल्टीमेटली अपने को कहां फोकस करना है अभी? सीजीएसटी एक्ट। सो वी आर बिगिनिंग विथ सीजीएसटी एक्ट। तो शुरू करें क्या लेके प्रभु का नाम? पक्का? चलिए सरकार शुरू करते हैं हम सीजीएसटी एक्ट। ओके? पक्का? ठीक सर। सबसे पहला कोई भी एक्ट बनता है, सबसे पहला सेक्शन या कोई भी रूल्स अगर नए बनते हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है? उस रूल का नाम, एक्सटेंट। हाँ है ना भाई? सर नेम, एक्सटेंड, एप्लीकेबिलिटी, यस या नो सर? तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 सीजीएसटी एक्ट बोलता है क्या सर? इस एक्ट का नाम क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। क्लियर? इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड सर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जीएसटी आया था तब तो आर्टिकल नंबर 370 था ना भाई, 2017 के अंदर। क्लियर? तो एक्ट में तो अभी भी लिखा है, पर सुनो ध्यान से। 1 जुलाई 2017 को जब सीजीएसटी एक्ट बना था सर, उसमें लिखा था क्या? दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एंटायर कंट्री इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ है ना सर? एक मिनट। पर सिंस दिस टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, और जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है तो सर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलता जीएसटी का बेटा फिर। क्लियर? तो सर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन लगाई, वो अगर जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करते, मोदी जी की बात नहीं मानते, तो और लॉस में जाते वो लोग। इसलिए अल्टीमेटली महबूबा मान गई। महबूबा मुफ्ती भाई, तुम भी पता नहीं कहां इमोशनल हो रहे हो सर। एंड अल्टीमेटली 8 जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके, अच्छा ये क्यों पास करना पड़ा? क्योंकि बिफोर आर्टिकल 370 जब रिमूव हो उससे पहले क्या लिखा था सर? पूरे इंडिया में जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे, बट वहां की स्टेट गवर्नमेंट की पहले कॉन्क्रेंस, उसकी परमिशन, उसका अलग से सर यस होना चाहिए, तब जाके वहां अप्लाई होगा। हाँ है ना? और सर 8 जुलाई को महबूबा मान गई, और 8 जुलाई को क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेशल ऑर्डिनेंस लगा के सर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दिया, और स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके सीजीएसटी एक्ट भी वहां अप्लाई हो गया। हाँ है ना भाई? तो सर आर्टिकल 370 तो बाद में हटा, पर जीएसटी तो वहां से पहले ही एप्लीकेबल हो गया था सर 8 जुलाई से ही से 8 जुलाई 2017। हाँ है ना भाई? जब हम छोटे थे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? डन। प्लस सर दिस एक्ट शेल कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई 2017 सर, जब से जीएसटी आया। हाँ है ना भाई? ये सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी होती सर, जो हम जैसे वक्त आएगा हम पढ़ेंगे। सर मैंने चैप्टर 1 के एंड में
आपको सॉरी डेफिनेशन पूरे एक्ट में जितनी भी है सेक्शन नंबर 2 पूरा दे रखा है। क्यों? हर रेस्पेक्टिव चैप्टर में मैंने जहां जहां वर्ड काम है वहां तो डिफाइन किया हुआ ही है, पर एक कंपाइल करके एक जगह वापस दिया है। मान लो कभी आपको कोई डेफिनेशन देखना है तो फटाफट वहां गए और देख लिया सर। ओके और कभी भी डेफिनेशन कोई वर्ड ढूंढना हो ना आपको सर, तो जैसे अल्फाबेट अरेंज होता है ना मोबाइल के अंदर, आपने देखा होगा सॉर्टिंग क्या होता है अल्फाबेट के नंबर से, क्लियर, एबीसीडी के अरेंज में, तो वैसे ही डेफिनेशन मिलेगी कोई भी एक्ट हो सर आपके लिए, कोई भी रूल्स हो, क्लियर, तो वहां हम ढूंढ सकते हैं इजीली सर। बट ठीक है वो रेफरेंस के लिए मैंने दिया आपको। ओके सर, सर बाकी सेक्शन की बात बाद में करूंगा, पर सर सबसे पहला सेक्शन नंबर 9 पता है सर, कोई भी टैक्स अगर लगेगा, भले वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूडीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, कोई भी टैक्स अगर लगता है तो सबसे पहला ऑथोरिटी ऑफ द लॉ चाहिए। और ऑथोरिटी ऑफ लॉ मिलती है कहां से? चार्जिंग सेक्शन से। एंड द चार्जिंग सेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट इज सेक्शन नंबर 9। तो शुरू करते कहां से? सेक्शन नंबर 9 से शुरू करें बात बेटा। अरे शुरू करें क्या भाई? क्लियर? तो सर दिल थाम के बैठना, भगवान का नाम लेके बैठना, क्योंकि सर अब शुरू हो रहा है आपके लिए क्या? सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 9। देखिएगा ध्यान से। अच्छा अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको केवल ध्यान से सुनना है। एंड एवरीथिंग शुड बी सर आपके पूरे दिल तक पहुंचनी चाहिए सर बात। एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद योर माइंड एंड हार्ट। सेक्शन नंबर 9। ओके सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ध्यान देना भाई। पता है क्या लिखा है? पता है क्या लिखा है? देखना ध्यान से। Sir, CGST shall be levied. CGST shall be levied on इंट्रा-स्टेट सप्लाई। क्या बोला मालिक? क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर? CGST shall be levied on intra-state supply of what? Of goods और सर्विस और बोथ। अच्छा गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा है, उसका रेलेवेंस क्या है? वैसे मैं आपको सर 2-3 लेक्चर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बोथ का मतलब कुछ भी नहीं है सर। प्रैक्टिकली बोथ का रेलेवेंस नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड गवर्नमेंट ने सर बोथ भी लिखा है सर, क्योंकि नया एक्ट बना है। और अगर कोई भी सप्लाई टैक्सेबिलिटी के स्कोप से निकल गया, लेवी के स्कोप से निकल गया, तो टैक्स कभी लगेगा नहीं सर उस पर। इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड गवर्नमेंट ने क्या किया है सर? और बोथ लिखा है। अदरवाइज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सर, आपको समझ में आ जाएगा कि बोथ का रेलेवेंस अभी नहीं है सर। ओके CGST shall be levied on इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दारू बेवड़ो सर। ओके सर सुनना एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा एल्कोहल लिकर के अदर यूज भी है सर। एल्कोहल लिकर इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है, पता होगा ना सर आपको तो। अरे हाँ है ना सर, दवाई बनती है सर। अरे यस है नो? हाँ देखो सर बहुत सारे लोगों के लिए दारू दवाई है बेटा सर, पॉइंट तो सर एल्कोहल लिकर मेडिसिन बनती है, परफ्यूम बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है सर। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है, क्लियर, उस पे एक्साइज, उस पे सर जीएसटी नहीं लगाया। पता है क्यों सर? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर बिफोर जीएसटी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था। क्या लगता था बेटा? मतलब एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेकंड सर इस पे वेट लगता था सेल करने पर, सेल्स टैक्स विच इज आल्सो द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू नहीं था। और अगर इसको जीएसटी में इंट्रोड्यूस कर देते तो क्या होता सर? रेवेन्यू डिवाइड हो जाती सेंट्रल और स्टेट में, और सर
स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू, और इस पे हैवी रेवेन्यू होता है सर, पता होगा ना सर आपको तो। खैर हाँ, बहुत अच्छा बेटा सर सुनना तो सर ध्यान समझना सर, अभी भी सर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जब जीएसटी आ रहा था कि वी डोंट वांट टू लूज आवर रेवेन्यू, और इस पे हैवी टैक्सेस थे, क्लियर। और सर जीएसटी के अंदर एक लिमिटेड रेट से ही टैक्स लगता है सर, हम बताएंगे, बात करेंगे हम। मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी सर, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40% बेटा, क्लियर, 40, क्लियर, बात करेंगे अभी, रुको आप, क्लियर। जबकि दारू पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है, बहुत ज्यादा रेट से टैक्स लगता है बच्चे। ओके सर ध्यान देना मेरी तरफ ध्यान दो आप। ओके सर, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या बोला मालिक? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ जीएसटी। इस पे अभी भी क्या लगता है साहब? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इस पे अभी भी क्या लगता है सर? सर वेट सेल्स टैक्स, क्लियर। इस पे अभी जीएसटी नहीं लगता। अच्छा अब सुनना बच्चों, जब जीएसटी नया नया आया था तब एक एल्कोहल लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमने कोई काम किया था सर, एडवाइजरी दी थी। अब समझना हुआ तकलीफ क्या है सर, केवल इस पे जीएसटी नहीं है। अब सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता, केवल स्टोरी इतनी नहीं सर। अब सुनना भाई, दारू पे जीएसटी नहीं है, पर सर दारू जिन मशीन से बनती है, अदर इनपुट जो काम आ रहे हैं, उन सब पे तो जीएसटी है। अब सर आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला? वो यार ऐसे बोलोगे मैं कल वापस पढ़ा दूंगा सर। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, याद है कि नहीं सर? अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं है, अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता, इनवर्ड सप्लाई पे अगर जीएसटी लगा है, परचेज पे जीएसटी पे गया, इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विसेज पे, आज सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने या डीलर्स ने मार्केटिंग सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, सर कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली। आप मुझे बताओ उन्होंने क्या पे किया होगा? जीएसटी पे किया होगा सर? 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने कैपिटल गुड्स परचेज किए होंगे, जितने इनपुट परचेज किए होंगे, उन पे अगर जीएसटी पे किया, 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब केवल ऐसा नहीं पढ़ने का कि अल्कोहल लिकर पर जीएसटी नहीं है, पर सर इसका इफेक्ट देखो आप कितना भारी हो गया सर। मतलब दारू और महंगी हो गई सर। ये देखो सर, लोग बोल रहे हैं सर। ओके तो सर मतलब अगर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लग रहा, तो सर केवल इस पे जीएसटी नहीं लग रहा इतना नहीं है सर, इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स जो भी इनमें काम आए उन पे तो जीएसटी है सर, उनका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और सेल पर जो सेल्स टैक्स और स्टेट एक्साइज था वो तो लगेगा ही लगेगा सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? ओके तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? ऑल द गुड्स और सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखना ध्यान से सर, एक्सेप्ट दारू, क्लियर। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में यहां लिख देता हूं बेटा, आपको ध्यान रहेगा। दारू तो क्या आपका इंटरेस्ट बना रहता है सर, इसलिए लिखा था सर। एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट which will be notified by the गवर्नमेंट। अच्छा नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मतलब डेलीगेटेड पावर बेटा। और ध्यान देना बेटा, डेलीगेटेड पावर जीएसटी के अंदर, ओ भाई जहां पे भी गवर्नमेंट क्या डेलीगेटेड पावर दिया जीएसटी के अंदर, वहां अगर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट कर दे तो मामला सही होगा क्या सर? नहीं, सारी स्टेट का भी कांग्रेस चाहिए, मतलब थ्रू जीएसटी काउंसिल होना चाहिए बेटा इसको। हाँ है ना? इसलिए जहां पे भी आपको पूरे जीएसटी के अंदर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, पावर ऑफ द गवर्नमेंट के दिख जाएगा, तो वहां पे साथ में लिखा होगा क्या? डेफिनेटली लिखा होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। सो एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। समझ में आ रहा बेटा पॉइंट? और हाँ है ना भाई? At the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST council, but the maximum rate of GST, maximum rate of CGST can be कितना? 20%। भाई ये CGST है, क्या है सर ये? CGST। तो CGST can be maximum 20%, मतलब टोटल GST can be maximum 40%, क्लियर। और यही जब हम आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो आईजीएसटी एक्ट में यहाँ 20 की जगह क्या मिलेगा सर?
40 मिलेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सी जीएसटी shall be levied on intrastate supply of goods or services or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council and sir maximum rate of GST can be 20%. अब सर ये जो GST लगेगा किस पे लगेगा? It will be levied on value of supply. किस पे लगेगा सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 में 15 चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेटा. क्लियर? एंड बहुत ही खास बात, एंड इट शैल बी पेबल बाय अ, दिल थाम के देखना क्या लिखा है. एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. एक मिनट सर, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 20% एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. सुनना बच्चों ध्यान से, बहुत ही खास बात. अच्छा यहां तक एक वर्ड समझ में आया बेटा आपको? इट शैल बी पेबल बाय अ, आवाज नहीं आ रही सर. इट शैल बी पेबल बाय अ, ये क्या होता है सर? द टर्म टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड अंडर जीएसटी. और टैक्सेबल पर्सन का मतलब पता है क्या है सर? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. एक मिनट, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्सेबल पर्सन हो. आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो बट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप पे जीएसटी की लायबिलिटी है, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया होशियारी तो भी छोड़ेंगे नहीं आपको. यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया भाई. सर अच्छा वापस सुनना, समझना ध्यान से. अरे भारी पॉइंट है सर ये वाला. ओ सर 1 मिनट लगेगा केवल. इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. मेरी बात को समझने की कोशिश करना सर. सर इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अब इस बात पे तो सोच लो आप, ये सोचा ही नहीं हमने. अ पर्सन हु इज, मान लो सर क्या नाम, उज्जवल सरकार, ही वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट इसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया जीएसटी के अंदर. He was not liable for registration. इसका टर्नओवर 20 लाख से कम था, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था. He was not liable for registration at all. बट सर इसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया जीएसटी के अंदर सर. और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन. नाउ यू आर अ, एंड वंस यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, यू आर अ, एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 आप पे अट्रैक्ट हो गया. और सेक्शन 9(1) अट्रैक्ट हो गया मतलब जैसे ही आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, ऑल्दो यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, अब जो भी सप्लाई करोगे सब पे जीएसटी पे करना पड़ेगा सर. भले आपका टर्नओवर, जैसे मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे बहुत डेप्थ के अंदर. सर 20 लाख तक का टर्नओवर होता है अगर आपका, कितना 20 लाख, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं सर. अभी बेसिक चीज बता रहा हूं आपको मैं. आपका टर्नओवर क्या था, कितना 2 लाख रुपए मान लो, पर आपने कहा नहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते जीएसटी में, अच्छा लगेगा सर. और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं सर, वो छोड़ो अभी. आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया. अब सर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, जैसे ही आप सप्लाई करेंगे, ऑल्दो आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी जो भी आप सप्लाई करेंगे सब पे टैक्स लगेगा सर, क्योंकि यू आर अ टैक्सेबल पर्सन. इसलिए आपने सुना होगा वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ता है. रीजन इज दैट. समझे मेरी बात? सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था. अरे हाय ना भाई, एक्साइज में ऐसा नहीं हुआ करता था. ओके पर यहां पर वर्ड समझ मारा, टैक्सेबल पर्सन का मतलब सर, हाय ना भाई, क्लियर. पर सर सेकंड थिंग, अब देखो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन. आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन. आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब छोड़ेंगे नहीं सर, टैक्स तो लेंगे. आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ, टैक्स तो लेंगे. बिकॉज
आप टैक्सेबल पर्सन हो और सर लेवी के स्कोप में आ गए आप, हाँ है ना सर? ओके वैसे हम इस टॉपिक को टैक्सेबल पर्सन को और आगे जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा तब डिटेल में और बात करेंगे, पर अभी समझ में आया कि नहीं है? जितना रेलेवेंट था मैंने बताया आपको, हाँ है ना भाई? ओके सर, CGST shall be levied on intra-state supply of what? Goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but maximum rate of GST can be 20%. This rate of tax will be charged on value of supply and it shall be payable by a taxable. Clear? पक्का माहौल? सर अब एक वर्ड का मीनिंग मेरे को समझना आपसे। CGST shall be levied. What do you mean by levy? हाँ सर, what do you mean by levy? सर लेवी का मतलब क्या होता है सर? चार्ज होना। वेरी गुड। लेवी मतलब चार्ज होना, इंपोज होना, है ना सर? टैक्स इंपोज हो रहा है, टैक्स लग रहा है ना? ऐसा कौन सा काम आप हिंदुस्तान में कर रहे हो, ऐसा कौन सा एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये टैक्स लग रहा है? आवाज नहीं आ रही सर? क्या लिखा है? सप्लाई। क्या लिखा है सर? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 में लिखा है। सर यू टेल मी, जीएसटी कब लग रहा है, लेवी कब हो रहा है, लग कब रहा है? सप्लाई पर। हाँ ठीक है, CGST और AGST इंट्रास्टेट पे लग रहा है, IGST इंटरस्टेट सप्लाई पे लगेगा, पर अल्टीमेटली कब लगेगा सर? सप्लाई पे। क्लियर? समझे मतलब मेरी बात? मतलब ये हो गया सर टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। टैक्सेबल इवेंट अंडर GST इज, आवाज नहीं आ रही हुई? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट अंडर GST इज सप्लाई। ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है? ऐसा कौन सा एक्टिविटी जिसके होने पे टैक्स लग रहा है? ऐसा कौन सा वो इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच दिस टैक्स इज बीइंग लेविड? दैट्स व्हाई सर ऐसा इवेंट जिसके होने पे टैक्स लग रहा है, टैक्स एबल हो रहा है, दैट इवेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट, और वो इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है कि केवल जा रहा है? पक्का? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज? Manufacture of the goods. Very good. Sir, what is the taxable event under sales tax? Wait. Sale of goods. Sir, what is the taxable event under customs? Import of goods and export of goods. हाँ है ना भाई? मतलब आपको taxable event का मतलब समझ में आ गया सर। समझो मेरी बात को सर। आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने का अप्रोच समझिए सर। सर मैंने आपको ये नहीं बोला कि taxable event under GST सप्लाई, हमने डिराइव किया है। आपने और हमने बात करते करते समझा है कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। अब आप देखो, मैंने तो एक चीज पढ़ाई, बाकी सब तो आपने बताया ना मुझे यार। मैंने कल बोला था यू आर इनटू फाइनल लेवल। आपका दिमाग इतना मैच्योर्ड है सर, आपको कोई डायरेक्शन में दे दूं उसके बाद तो काम आपका हो जाएगा। वैसे भी सर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, देखो सर। अरे क्लियर सर? इसलिए चीजों को समझो, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को समझ के पढ़ते हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, इन डेप्थ पढ़ते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ते हो, तो सर 100% आपका अल्टीमेट टाइम जो पूरे कोर्स के अंदर लगता है वो कम लगेगा सर। अभी देखो ना, आपने तो एक चीज पढ़ी, हाँ ठीक है, इसको पढ़ने में हमने क्या किया, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए, पर आगे के 10 मिनट बच गए सर अपने। समझे आप मेरी बात? टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया है सर। अभी हर एक्ट के अंदर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा सर आपको टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, आपको अपने आप समझ में आ गया। और हाँ, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? ये कहां लिखा है? मैंने बताया क्या आपको? सर आपने बताया मुझे, क्योंकि ये कहां लिखा है? ये जीएसटी चार्ज होगा सर। कब होगा? सप्लाई होने पे होगा। ये कहां लिखा है? इसलिए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 को बोलते हैं क्या? चार्जिंग सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसके होने की वजह से ये टैक्स चार्ज हो रहा है। चार्जेबिलिटी कब होगा? ये लिखा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में। हर टैक्स के सेक्शन में, हर टैक्स के सर आप एक्ट में देखना, एक ना एक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन जरूर होगा, जिसकी वजह से पता पड़ेगा कि कौन से इवेंट पे टैक्स लगता है बच्चों। क्लियर मालिक? पक्का? ओके सर, ये था आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल इवेंट। आपको समझ में आया सर? हाँ है ना भाई?
अच्छा, यहां पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के स्टार्टिंग में लिखा है क्या, बैर एक्ट के अंदर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन 2 में भी कुछ बातें लिखी है, अब सबसेक्शन 2 में क्या बात लिखी वो भी देख लेते हैं सर हम। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स। कितनी बेटा? ओ सर 5 गुड्स पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा, है ना सर। उसके लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ने बोला ये 5 गुड्स पेट्रोल डीजल वगैरह। बताता हूं मैं आपको सर, टेक्निकल नाम क्या है, एक मिनट पहले समझ लो पॉइंट क्या है। ये 5 गुड्स ऐसी है पेट्रोल डीजल वगैरह जिन पे जीएसटी लगेगा, बट अभी नहीं। गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल एक डेट नोटिफाई करेगा तब से लगेगा, पर अब तक नोटिफाई नहीं हुई है। मतलब अभी भी ये 5 गुड्स ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। मतलब 5 तो ये और एक दारू। अरे है ना, पेट्रोल डीजल या तो घूम लो या झूम लो। क्लियर, दोनों पे जीएसटी नहीं है ना भाई। अरे क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल जिसको डीजल बोलते हैं नॉर्मल कोर्स में, सर मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं नॉर्मल कोर्स में, क्लियर, कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में काम आता है, क्लियर, एंड नेचुरल गैस। आई रिपीट, 5 गुड्स सर। अच्छा, एलपीजी गैस नहीं बोला है, जो घर पे गैस सिलेंडर काम होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ओके सर, 5 गुड्स पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कॉमन नोन एज पेट्रोल, सर एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी नहीं लगेगा सर। क्लियर, तो ये 6 गुड्स हो गई सर एक तरह से विच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, विच आर, ये वो सप्लाई जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं, लेवी ही नहीं होता है, ये एग्जाम नहीं है, लेवी नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर, सरकार कुछ समझ में आ रहा है? तो सर घूम लो और झूम लो, इन दोनों पे भी जीएसटी नहीं है। क्लियर, आइए सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 की तरफ बात करते हैं सर हम। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3। अच्छा एक चीज बताओ, ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा? कोई डाउट आपको बेटा? ओके, मेरे को भी नहीं सर। इधर इधर सर, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि सप्लायर जो गुड्स से सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो कस्टमर से टैक्स लेगा, हूं करो रे, और गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा सर। पर कुछ केसेस में सिस्टम को रिवर्स कर दिया, और वहां कौन लायबल है? रेसिपिएंट को बोल दिया भाई साहब हम सप्लायर से नहीं लेंगे, ना हो पाएगा, तुम रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना। क्लियर, उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, उसका पावर कहां से आया वो देखिए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? ओ भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। क्या लिखा बेटा? अच्छा, आप एसजीएसटी पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। क्लियर, एक मिनट, जैसे ही लिख दिया गवर्नमेंट हैज द पावर मतलब डेलीगेटेड पावर, और जहां पूरे जीएसटी में डेलीगेटेड पावर आ गया वहां पर ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं सर, ठीक है मालिक? गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन notify certain goods or services or both. They can notify certain goods or services or both. सर एक काम और कर सकते हैं, मेरे दिमाग में आया कि जो भी स्लाइड्स में यहां लिख रहा हूं, जो वीडियो क्लास में उनको तो आराम से लेक्चर के बाद में आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर, और जो यहाँ है उनको प्रोजेक्टर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है पीछे से क्लिक करने पर, क्योंकि पीछे से कल मेरी फोटो दिख रही थी बेटा, कल तो है ना सर। तो व्हाट आई विल डू, ये स्क्रीन का मैं ही क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ये देखो सर आप ऐसी बात है सर, एग्जाम भी आप दे दो सर एक बार प्लीज सर। ओके ठीक है, तो आप अगर केवल नोट करने के लिए कॉपी कर रहे हो तो अभी मत करिए सर,
आपकी आदत है लिखने की, लिखिए, वो कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। अदरवाइज आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए सर। ओके, ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गया हूं थर्ड लाइन पे, आप लिख रहे हो फर्स्ट लाइन, बेटा, क्लियर। वहां पे क्या हो रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है सर। देन नहीं, नोट्स तो आपके पास मिल जाएंगे, पर सर ये जो मैं बात कर रहा हूं ना सर, वो दिमाग में उसी टाइम पहुंचनी चाहिए जब मैं बोल रहा हूं आपको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके सर, ये एप्पल वॉच को बिलीव ही नहीं हो रहा कि अपनी सुबह सुबह 7 बजे हो जाती है सर आजकल सर। ये सोच रहा है कि रात को ही पता नहीं ऐसे ऐसे कर रहा होगा नींद में सर। क्या बोला रहे, मेरे को भी समझ तो आना चाहिए, क्या झूम रहा होगा। सर मैंने कल भी आपसे कहा था, चढ़ती शराब से नहीं है, माहौल से है सर, माहौल सर, इसको समझ नहीं आता बात पर सर। पॉइंट ये, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू notify, मतलब on the recommendation of the GST Council they can notify certain goods or services or both, they can notify certain goods or services or both, और notify करके बोल देंगे कि इन notified goods और services और both में recipient shall be liable to pay GST to the government directly under reverse charge mechanism and दिल थाम के and all the provisions of the act will apply, all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST, full stop. Sir, all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government. बेटा हाँ है ना भाई? ओके ओके ओके, बस बस बस, अभी ध्यान दर। पता है, using this power, government has notified certain goods as well as some services where recipient is liable to pay GST under RCM. Who is liable बेटा? Recipient is liable to pay GST under RCM. पर सर हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो केवल लिस्ट ऑफ सर्विसेज ही हमारे सिलेबस में आती है, क्लियर। वो लिस्ट ऑफ गुड्स जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वो हमारे सिलेबस में नहीं आता, बट इट डज नॉट मीन कि वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या आता है? लिस्ट ऑफ सर्विसेज, लिस्ट ऑफ गुड्स नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स में रिवर्स चार्ज नहीं है सर, गुड्स में रिवर्स चार्ज है बेटा, क्लियर। ओके, अब सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि आखिर आरसीएम क्यों। मजा आ रहा है क्या गवर्नमेंट को? कॉम्प्लिकेट कर दो सिस्टम को, कहीं पे सप्लायर लायबल, कहीं पे रेसिपिएंट लायबल, दिमाग खराब, ताकि लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना ही पड़े ऐसा। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी। अगर आप टेक्स्ट प्लानिंग सीख जाओ ना सर, तो ये छोटी मोटी बातें सोचना बंद कर दोगे सर आप। सर समझना ध्यान से, मस्त पॉइंट है। अब सर कुछ तो कारण रहे होंगे, और ये कोई जीएसटी आने के बाद नए पॉइंट नहीं है, मोर और लेस मैक्सिमम पॉइंट वही है जो सर्विस टैक्स में भी थे सर। ओके, उन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज सर्विस टैक्स के टाइम पे भी था सर, और कब से भी था। ओके ठीक है, कुछ अमेंडमेंट किए होंगे, कुछ चेंजेस किए होंगे, अलग बात है सर, पर क्या लॉजिक रहा होगा? एक दो एग्जांपल ले ले क्या सर हम? आवाज अच्छे से नहीं आ रही, ले ले क्या सर एग्जांपल? ओके, बहुत बढ़िया। कौन गिरा बेटा? सर मान लो, मैंने कहा माहौल बन रहा है धीरे धीरे सर। आउट ऑफ इंडिया से मान लो आपने कोई सर्विसेज इंडिया में ली है बेटा, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, देखो गुड्स इंपोर्ट करने पे क्या लगता है? कस्टम्स, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है, बात करेंगे बाद में, पर मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं किसकी? सर्विसेज की।
वैल्यू ऑफ सर्विसेज कितना बेटा? 10 लाख। मान लो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज दी थी किसने? मिस्टर डॉन। मिस्टर डॉन ने सर्विसेज दी आउट ऑफ इंडिया से किसको? मिस्टर कौन को? डॉन ने सर्विसेज दी कौन को? कहां से? आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया में। क्लियर? और सर सर्विसेज इंपोर्ट करने पे आईजीएस लगता है बेटा। ठीक है, अभी समझ लो क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो बात करेंगे बाद में। सर 18% मान लो रेट ऑफ टैक्स है, कितना हो गया बेटा? 180 टोटल 1180 बेटा। हाँ करो रे सर। अब सोचो ध्यान से। Supplier of service is Mr. Don, which is located outside India, and recipient of service is Mr. Con, who is in India. अब सोचो ध्यान से, सप्लायर ऑफ सर्विस ने अगर बिल पर जीएसटी लगाया होता 180, टोटल हो गया 1180, और मिस्टर कौन ने डॉन को पूरा 1180 अगर पे कर दिया होता, डॉन का है बेटा? क्या आपको लगता है डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी ₹180 पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा? क्या आपको लगता है क्या जीएसटी डॉन पे करेगा? आवाज नहीं आ रही ओए। अब अगर जीएसटी डॉन नहीं पे करेगा, क्या गवर्नमेंट उसको पकड़ पाएगी? क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना बेटा? मतलब आप सर डॉन का है भाई, क्या गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाएगी? इंडिया वालों से नहीं हो पा रही सर रिकवरी। आउट ऑफ इंडिया सर, जब गवर्नमेंट का टेरिटरी नहीं है, हाँ है ना सर? दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नाउ, हाँ है ना भाई? आउट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल कर पाएगी गवर्नमेंट? क्लियर? इसलिए सर यहां पे क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यहां बोल दिया क्या सर? कौन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए? बताता रहा हूं मैं आपको कौन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। सर पूछा नहीं, मैंने आपसे बताया है कौन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। सर मतलब सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां बोल दिया क्या? जब मिस्टर कौन डॉन को टैक्स पे करे, डॉन को पे करेगा, पेमेंट करेगा, तब केवल 10 लाख ही पे करेगा भाई, हाँ है ना? और जब मिस्टर कौन 180 पे करेगा, डायरेक्टली किसको पे करेगा भाई? गवर्नमेंट को पे करेगा सर। क्लियर? ही विल नॉट पे द टैक्स टू द डॉन बिकॉज ही इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में अगर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया और वहां रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट बेटा, हाँ है ना भाई? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? चलिए एक और एग्जाम्पल लो बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं तो दिमाग खराब हो जाएगा सर आपका। बैंकिंग कंपनीज वगैरह रिकवरी एजेंट अपॉइंट करती है सर। अरे भाई लोन अकाउंट वगैरह सर अगर पेमेंट नहीं दे रहे हो तो लोग क्या अपॉइंट करते हैं सर? रिकवरी एजेंट। वसूली भाई, अब वसूली भाई जितना वसूली करेंगे उसका एक परसेंटेज कमीशन को देता है बैंक। मैंने क्या कहा कल? हाँ नहीं कर पा तो हूं तो करना ही पड़ेगा सर। सर और वीडियो क्लास में अगर आप बैठे हो ना सर, आप लेक्चर देख रहे हो गूगल ड्राइव पे, भले ऐसे सोते हुए देख रहे हो बेटा, क्लियर? ऐसे कोई तो टेबल पे पैर रख के बैठा है सर, आपको भी बोलना है, ध्यान रखना, बैठो कैसे भी वी डोंट केयर, पर सर आवाज आनी चाहिए सर आपकी भी, क्लियर सर? और मैं देख रहा हूं ऊपर वाला जरूर देख रहा है बेटा, क्लियर? और ध्यान देना वहां से आप नहीं बच सकते सर। पॉइंट मेरा आपसे ये है, रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट्स। अब आप मुझे बताओ, रिकवरी एजेंट अपना कमीशन चार्ज करेंगे किससे? बैंक से। तो रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। Recovery agent is providing services to bank. You tell me. Recovery agent is service supplier, bank is the recipient. अब उस कमीशन पे जीएसटी लगता है बेटा। सोचो अगर रिकवरी एजेंट कमीशन पे जीएसटी लगा दे, बैंक से ले ले, क्लियर? क्या आपको लगता है वसूली भाई जो दुनिया से वसूल कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे वसूल कर पाएंगे सर? आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टैक्स पे करेंगे? नहीं। सर वो टैक्स पे नहीं किया उन्होंने, तो 2 ऑफिसर टैक्स रिकवरी करने गए बेटा, आए नहीं वापस बेटा सर। गवर्नमेंट बोला भाई हमसे ना हो पाएगा, और उन्होंने बैंकिंग कंपनी को बोल दिया भाई
सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और तुम उनको केवल कमीशन का अमाउंट पे करना, जीएसटी का अमाउंट उनको पे मत करना, हम आपसे ले लेंगे सर, उनसे ना हो पाएगा। क्लियर? तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड इट। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सर, इंश्योरेंस एजेंट। क्लियर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा अगेन, हाँ है ना सर। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीटीए सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, हाँ है ना सर। बात करेंगे और डिटेल के अंदर बाद में, पर सर ये समझ में आया कि नहीं आया सर? पक्का समझे? डन। तो सर मैं अभी लिस्ट ऑफ सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा, मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए अलग से पूरा चैप्टर नंबर 7 आपको अलग से दिया है, वहां हम पढ़ेंगे आरसीएम की सारी सर्विसेज की लिस्ट। पर मैंने आपको आरसीएम का कॉन्सेप्ट समझाया, समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? क्लियर? ये सेक्शन चार्जिंग सेक्शन के अंदर आ रहा था, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में आ रहा था सर, इसलिए मैंने आपको सेक्शन पढ़ा दिया, शायद आपको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? अरे क्लियर? पक्का? 100% डन। ओके सर सुना बात को ध्यान से। सरकार सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, अच्छा कुछ गुड्स भी हो रहे, कुछ सर्विसेज भी हो रहे, पर मैंने आपको गुड्स की लिस्ट तो पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं आपको, मैं सर्विसेज मैंने कुछ ही बताइए एग्जांपल के लिए, आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों। ओके चलिए सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं हम सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या? अगेन ओ भाई, गवर्नमेंट हैज द पावर that on the recommendation of the GST they can notify certain goods or services or both। और ये नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर किसी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर that on the recommendation of the GST Council they can notify certain goods or services or both। सर और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या? ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया किससे? फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट शेल बी, रेसिपिएंट कौन है बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा वैसे बताता हूं आपको, एट प्रेजेंट केवल एक ही कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड है, वो है प्रमोटर, जिसको हम प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं क्या? बिल्डर। ओके केवल बिल्डर नोटिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में। और बिल्डर ने जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, सीमेंट इज नोटिफाइड गुड्स, सीमेंट परचेज किया किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किससे परचेज किया बेटा? तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सीमेंट पे जो भी रेट ऑफ टैक्स है उस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा किसको? बिल्डर को बेटा। ओके ठीक है सर, अभी पढ़ते हैं हम ध्यान से वापस से पूरे पॉइंट को। रेसिपिएंट शेल बी लायबल टू पे जीएसटी to the government directly under reverse charge mechanism and all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST, full stop। क्लियर मालिक? अरे पक्का, रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हाँ या ना? और एक बात और ध्यान रखना बेटा, जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, वह चॉइस नहीं है कि रेसिपिएंट सप्लायर को बोलते तू पे करता ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरे को दे रहा हूं ना यार। क्लियर? जहां सप्लायर लायबल है वहां सप्लायर ही लायबल है, जहां रेसिपिएंट लायबल है वहां रेसिपिएंट ही लायबल है, गवर्नमेंट को वही टैक्स पे करेगा। क्लियर? पक्का? डन। ओके सर अब इसमें कौन कौन सी गुड्स नोटिफाइड है, मैंने एक एग्जांपल दिया सीमेंट एग्जांपल के लिए बेटा। क्लियर सर? बाकी हम पढ़ेंगे सेक्शन 9(4) बाद में, जब सर रिवर्स चार्ज का चैप्टर पढ़ेंगे तब बेटा, हाँ है ना भाई? ओके सर पता है, अब जस्ट नॉलेज के लिए 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं।
ये 94 जो ना बेटा, जो भी बहुत इजी लग रहा है ना सर, जब जीएसटी नया नया आया था ना मालिक, तब लोगों की बैंड बज गई थी इस सेक्शन से सर। क्यों पता है? जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी काम का नहीं है, पर थोड़ा पता तो होना चाहिए ना सर अपने लाइफ में क्या हो रहा है आखिर। जब सेक्शन 94 नया नया, जब जीएसटी नया नया आया था, सेक्शन 94 में पता है क्या था सर? कोई नोटिफाइड नहीं, बस ये लिखा था। अब पढ़ना बेटा, क्या लिखा था पहले बेटा? सर ये पावर और हटाओ सर। सारी सर्विसेज, सारी गुड्स, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने किससे परचेज किया तो लग गए, क्या लग गए बेटा? जीएसटी। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। सुन बेटा, अब इसका इंप्लीकेशन समझ। सर मैं बिग कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा, छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा मैं आपसे। दुकान वाला सामने, उसने चाय मंगाई बेटा, किससे? सामने चाय वाला। आप ब्रेक में जाते हो बेटा, है ना? आज तो होगा नहीं ब्रेक। अब पॉइंट मेरा आपसे ये है सर, ऐसा धीरे धीरे बोलने से क्या बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है लोगों को सर। अब वो चाय वाला क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा? अच्छा, आपको कैसे पता वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, आपको पता है उसका टर्नओवर कितना है सर? पर लग जाता है, ऐसा देख के लग जाता है ना सर। हाँ ठीक है सर, ओके। मान लो वो चाय वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब सामने दुकान वाले ने चाय मंगाई बेटा, और वो बिजनेस का खर्चा क्लेम करता है बेटा। अरे हर मंथ में और ईयर एंड पे भी बहुत सारे लोगों के खर्चे बुक होते हैं ना बेटा, जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टका। हाँ है ना भाई? सर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कभी वेलफेयर किया नहीं फिर भी क्लियर होता ना लास्ट में एडजस्टमेंट सारे सर। अरे हाँ है ना सर? मैं तो कह रहा हूँ एडजस्टमेंट छोड़ो सर, मंथ में सर वो चाय के खर्चे जो भी हो रहे हैं किससे हो रहे हैं बेटा? सर रजिस्टर्ड पर कैश में हो रहा है बेटा। सर रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, दुकान वाला बेटा। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करो बेटा। आप सोचो ध्यान से सर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग तो ट्रेडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपकी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है, या तो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए, उन पे जीएसटी उसने लगा दिया होगा सब, और उसने अगर रजिस्टर्ड से नहीं परचेज किया तो मतलब अपने वो पे करना है। अब हालत सोचना उस दुकान वाले की सर, केवल टैक्स पे करना इज नॉट द वहां पे ऑब्लिगेशन सर। उस सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स कितनी बेटा? भाई चाय पे रेट ऑफ टैक्स क्या है? उस दुकान वाले को क्या पता बेटा? आप सोचो ध्यान से। उसने स्टेशनरी परचेज करी अंदर स्टेशन से बेटा, साइड में रोड साइड से, होता है ना सर, कई सारे लोग खरीदते हैं सर। बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया, उस स्टेशनरी पे रिवर्स चार्ज टैक्स पे करो साहब। मतलब एक एक एक्सपेंस, और वो भी मंथली बेस पे सर। मतलब आप उस दुकान वाली की हालत समझिए, उसने कोई भी खर्चा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है तो सर उस पे केवल टैक्स पे नहीं करना, टैक्स किस रेट से पे करना, वो सर्विस और गुड्स टैक्सेबल है कि नहीं ये निकालना, सर किस रेट से टैक्स पे करना, उसका एचएसएन कोड क्या है ये निकालना। और पता है सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है सर, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा तो रेसिपिएंट खुद ही खुद पे टैक्स इनवॉइस भी इशू करना पड़ता है बेटा इसमें। मतलब एक काम करेगा, दुकान तो बंद करेगा बेटा पहले तो, और फिर वो जीएसटी पे करने जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल था ये? इसलिए सर बीच में एक अमेंडमेंट किया, उसमें मॉनिटरी लिमिट लगाई, फिर इस सेक्शन को डिलीट कर दिया, इनएप्लीकेबल कर दिया बेटा दिसंबर 2017 में, अक्टूबर 2017 में सर। जुलाई में जीएसटी आया बेटा, अक्टूबर में एक मॉनिटरी लिमिट लगाई सर और उसको इनएप्लीकेबल कर दिया बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 के अंदर अमेंडमेंट करके बोला क्या कि नाउ इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ सर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और वहां पे रजिस्ट्रेशन, वहां पे नोटिफाई किया किसको? केवल बिल्डर को बेटा। बात समझ में आ रही है यार? ये सेक्शन भयंकर था सर जब जीएसटी नया नया आया बेटा। अरे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ये कब से एप्लीकेबल नहीं हुआ बेटा? कब से इनएप्लीकेबल हुआ बेटा ये? आवाज नहीं आ रही? अक्टूबर 2018 से ही 17 से ही बेटा।
अब एक और चल बात याद आ गई तो एक बहुत बता देता हूं आपको। अब ये क्यों बताता हूं मैं आपको बातें सर, कैसे काम आती है बातें। मेरा छोटा ब्रदर रोहित मेरे पापा के जीएसटी रिटर्न वो फाइल करता है। अब सर बात को समझना, उसके रिटर्न फाइलिंग में कुछ एक एरर हो गया था किसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ में उसने करेक्शन भी कर दिया, सब हो गया, पर वो पॉइंट इतना बड़ा था कि सर वो ऑडिट पैराग्राफ में, ऑडिट में रिपोर्टिंग हो गया सर। ऑडिट मतलब जीएसटी की इंटरनल ऑडिट बेटा, जीएसटी ऑफिसर्स भी ऑडिट करने आ सकते हैं एसएससी के यहाँ पे सर। क्लियर, ऑडिट का नोटिस आ गया साहब। हमारे पापा तो एकदम स्मूथ बिजनेस करने वाले, कोई गड़बड़ नहीं करते सर। उनका तो रिटर्न मतलब मंथ एंड हुआ, नेक्स्ट डे रेडी है सर। क्लियर, और उनके नोटिस आ गया तो रोहित को देखे ऐसे, ओ हाल तुम सीए नहीं बने तब तक मेरे को नोटिस नहीं आया, तुम सीए बनने के बाद नोटिस मेरे को आ रहे। पहले काम अच्छा होता था मेरा ऐसे तो साहब रोहित ने बोला टेंशन मतलब पापा हो जाएगा काम, ठीक है। अब वो ऑडिटर आए, आप समझना सर, और अब पापा का बिजनेस, अच्छा हम कोई पापा का जो बिजनेस है वो एक लिमिटेड लेवल पर है सर, और एक उदयपुर भी नहीं, उदयपुर के पास में एक टाउन है फतेहनगर, जहां की पॉपुलेशन 15,000 है सर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। अब सर वहां ऑडिट टीम आई, ऑडिट टीम मतलब 2 लोग आए सर। सर अब समझना, उनको भाई साहब एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। अब रोहित सर कर लेता, अपने से तो ना हो पाता है, उसने रोहित ने कार वार लाके और सब ले आया, सब उनको हमारे ऑफिस ले आया, पापा के ऑफिस। मैं भी आ गया, पापा ने कहा तेरे को भी आया रहना है बस। उनका ठीक है सर। अब सर सुनना ध्यान से, वो छोटे से टाउन में जिसकी पॉपुलेशन 15,000 है मैक्सिमम, वहां पे वो ऑफिसर क्या बोल रहा है साहब, उसको कोई पॉइंट मिला ही नहीं। वो तो एक रिटर्न में एरर था, वो रेक्टिफाई भी कर दिया और कोई हेडेक था नहीं, पर उनको कुछ ना कुछ पॉइंट निकाला सर। दूर से आया सर, 400 किलोमीटर दूर से ऑडिट करने बेटा। सर अब क्या करे, तो कुछ मिला नहीं। अब वो ऑडिटर भी जो था ना सर, उसकी एज होगी लगभग 52 ईयर्स के आसपास, कुछ 50-52 साल की होगी कुछ सर, और एक उसका जूनियर था साथ में। बोलता सर आपने वो रिवर्स का टैक्स तो पे किया नहीं। ये बात कर रहा हूं मैं 2021 की, शायद 2021 में था मोस्टली ऑडिट का टाइम। मैं पास में बैठा था, मैंने कहा कौन सा रिवर्स सर? बोला ये देखो आपके खर्चे रिवर्स सेक्शन में 94। उसको नहीं पता था मैं कौन हूं। सर आप समझना हालत सर डिपार्टमेंट की। सर ये हालत है सर, एक्चुअली मैं तो सबको बोलता हूं। मैंने कहा कौन सा सेक्शन 94? बोला पता नहीं पड़ता है क्या, और अनरजिस्टर्ड परचेज किया आपने? मैंने कहा अच्छा, क्या लिखा उसके अंदर सर? बोला अगर आपने अनरजिस्टर्ड परचेज किया है, टैक्सेबल सप्लाई है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कब पढ़ा आपने ये? बोला आप क्या कैसी बात करते हो ऑडिटर से, आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा आपको क्या पढ़ाई नहीं कराते डिपार्टमेंट वाले क्या? बिल्कुल बेवकूफ हो गए आप लोग। मतलब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? आपके बॉस को फोन लगाओ एक बार पहले तो आप। बोले क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं आपको, बिल्कुल भी सर। और एक्चुअली दीस आर द वर्ड्स, दिमाग खराब हो गया उनका सर। मैंने कहा आप बिल्कुल पागल हो गए क्या? 13 अक्टूबर 2017 का नोटिफिकेशन आया, ये एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 94, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या? क्या पढ़ के आए आप और ऑडिट कर रहे हो आप? आज तो मैं यहां बैठा हूं, मैं नहीं बैठा होता तो। और इस 15,000 के गांव की पॉपुलेशन के अंदर जितनी दुकान वाले हैं, उनको सेक्शन 94 पता है क्या? सोचो आप, किसी और दुकान में जाते क्या करते हैं लोग? वो बेचारा दुकान वाला, समझना बात को ध्यान से, वो तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर आ जाए तो हाथ जोड़ के बैठता सर। वो सर ऐसे हैरेस करते हैं लोग, क्यों? आते ही नहीं इनको। और क्यों? क्योंकि हम इनके सामने हाथ जोड़ के बैठते सर। एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड सीए यार, आप समझना ध्यान से। छोटा सा ऑडिट वाला आया, कोई सीए थोड़ा आके बैठेगा दुकान पे यार, वो तो ठीक है अपनी दुकान थी सर। अरे हाँ है ना, ये हालत है सर इनकी, एक्चुअल हालत है सर। ये वीडियो में बोल रहा हूं, यूट्यूब पे भी जाएगा लेक्चर सर। आप समझना ये, और ये मैं आपको इसलिए बताया कि आपकी नॉलेज आना चाहिए सर। ये ऐसे काम आता है, मतलब नॉलेज कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा सर। सर उसकी हालत खराब हो गई, आधे घंटे में ऑडिट खत्म हुई, भाग गया वैसे। मैंने कहा बैंड बजा दूंगा, ध्यान रखना अगर ऐसी बात करती। और मैंने कहा 2 बिल पकड़, इसमें पॉइंट लगा दे ये कि बिल में वो जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, चल तेरा 5,000 रुपए रिकवरी हो गया, निकल यहाँ से फटाफट।
क्लियर, मैंने कहा आधे घंटे ज्यादा बैठ गया अगर तो इधर रिकॉर्ड करके डालूंगा, सब तरह में ध्यान रखना सर। मतलब ऐसी हालत खराब है सर इनकी, लिटरली खराब है सर, लिटरली खराब है सर हालत। क्लियर, और सर पढ़ते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं इनको पढ़ने की। क्यों? इनको पता सामने वाले कुछ भी नहीं आता है सर, और आता भी होगा तो इनके सामने डरेगा सर, बोल नहीं पाएगा। समझे मेरी बात? वो तो सर ठीक है, हमारे फॉर्म के अंदर सारा काम एक नंबर में होता है और सारा काम हम ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट चोरी नहीं करते सर। क्लियर, इसलिए इसलिए किसी से डरते नहीं सर हम। सर बात समझ आ रही, पर पॉइंट ये है मेरा आपसे कि सर आपको ढंग से पढ़ना क्यों जरूरी, समझ में आया सर? कौन सा पॉइंट कहां कैसे काम आएगा आपको समझ में आ रहा है सर? क्लियर, दैट्स वाई सर। मतलब केवल आप बुक में लिखा उसको याद नहीं करने का, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो चीजों को कि हो क्या रहा आखिर। क्लियर, ये सेक्शन 94 जब नया नया आया था ना सर, तो सर हर बिजनेसमैन डर गए थे सर, हर बिजनेसमैन, क्योंकि मैंने तो हर जगह जा जाके कॉन्फ्रेंस दी थी बिजनेसमैन के लिए सर, सेमिनार लिए थे, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी गया था मैं और सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी गया था कई सारी जगह, और सर वहां पे तो सर हर बिजनेसमैन की हालत खराब थी सेक्शन 94 को लेके, इसलिए तो 13 अक्टूबर को हटाया सर इसको। समझा आप मेरी बात? क्लियर, जब जीएसटी नया नया तो एक मॉनिटरी लिमिट लगाई इसमें, फिर 13 अक्टूबर को हटा दिया सर सेक्शन को ही। क्लियर, यू गॉट माय पॉइंट सर? रीजन इतना भारी था सर इसका, वरना तो हर बिजनेसमैन परेशान हो जाता है सर। और आप देखिए छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करते हैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा यार टैक्स बचाने के लिए, करते ना सर? क्लियर, अब उस पर सेक्शन 94 अगर होता तो सारा खर्चा 94 का मतलब सर अगर रिवर्स चार्ज होता तो सारा मार्च में टैक्स पे करता वो, ऐसा मतलब सारी चाय मार्च में पी रहे, सारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस मार्च में ही किया है। समझा मेरी बात सर? इसको सेक्शन बहुत भारी था सर, ठीक है, अभी तो केवल बिल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, पॉइंट समझ में आया आपको मेरा? ये आवाज नहीं आ रही होए? डन, ये था सेक्शन नंबर 9। सब सेक्शन नंबर 4 और बोलता है क्या? गवर्नमेंट इज द पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, और नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर परचेज करी किसने? बिल्डर ने, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। क्लियर, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज है और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए सर। हाँ है ना भाई? आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। अच्छा टफ है क्या बेटा? मजा आ रहा है ना सर? समझ में आ रहा है ना? बात खत्म सर। मस्त होके सुनना सर, मस्त होके पढ़ना सर। आप सर कभी भी ध्यान रखो, कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, कोई प्रोविजन याद कर रहे हो, आप और हम बात कर रहे हैं बस। क्लियर, हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बात खत्म। और लिटरली कर रहा हूं, अगर आपके पॉइंट्स अगर एग्जैक्टली जो लिखा है वो अगर अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गया आपको कि द इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है, वो अगर आपको समझ में आ गया, प्रोविजंस का मजा आ जाएगा सर आपको। कोई भी एग्जाम हो लाइफ का सर, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है क्या? गवर्नमेंट इज द पावर। गवर्नमेंट इज द पावर। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप में नॉलेज है ना सर, अगर आप में नॉलेज है और आपने मेहनत करी हुई सर, तो लोग आपसे डरेंगे सर, आप किसी डरोगे नहीं सर। रोहित मेरे को पीछे से इशारा कर रहा है, तू क्या बात कर रहा है, तू रुक जा थोड़ी देर। क्लियर रोहित, मैंने कहा तू रुक जा, अभी इनके हालत कर, आप समझो बात उनकी ऑफिसर की नहीं थी, वो ऑफिसर्स गलत नहीं थे सर, गलती गवर्नमेंट की सर। वो क्या कर रही है आप समझो, वो देश के बिजनेसमैन को तो परेशान कर रही है ना सर, ट्रेनिंग नहीं दे रही सर। हम बैठे ना सर, सर ट्रेनिंग देने के लिए सर, दे शुड अपॉइंट अस। क्लियर, पर सर पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग भी देते पर ये लोग टाइम ही नहीं सर इनके पास, ऑफिसर्स के पास रिवीजन करने का, पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं सर इनके पास, करप्शन के अलावा टाइम क्या इनके पास सर? कुछ ऑफिसर्स बता, बाकी सब सही होते सर, कुछ लोग अच्छे नहीं होते सर। पर हाँ सर, नॉलेज अगर आपके पास है तो हमेशा आपकी जीत ही होगी सर, हमेशा। सर गवर्नमेंट इज द पावर सर। आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है क्या? गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी दे कैन नोटिफाई। दिल थाम के ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा सेक्शन है सर। दे कैन नोटिफाई सर्टेन दे कैन नोटिफाई सर्टेन ओनली सर्विसेज। भाई साहब बाकी अब तक जो पढ़ा आपने गुड्स और सर्विस और बहुत पढ़ा है बेटा आपने। क्लियर, और सर ये सेक्शन पता है किसके लिए? स्विगी के लिए, ओला उबर के लिए बेटा। क्लियर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बेटा। देखना ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और वो नोटिफाइड सर्विसेज, if those notified services are supplied through इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। किससे सप्लाई किया सर आपने?
if those services are supplied through electronic commerce operator, then ECO, दिल थाम के देखना, ECO ECO shall be liable to pay GST and ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services, full stop. Then सर कमाल का पॉइंट है भाई. एग्जाम्पल दूं मस्त वाला बेटा आपको मैं. सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो सर ऐसे केस में ECO shall be liable to pay tax and ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services. ओके एग्जाम्पल दूंगा सर मैं मस्त वाला आपको. ओला उबर टैक्सी तो आपने यूज किया होगा बेटा. हूं करना पड़ेगा रे. मान लो मैं टैक्सी वाला हूं सर, टैक्सी ड्राइवर बेटा. ओके सर, मान लिया सर. ओके माहौल सर क्या नाम? हाँ यशवंत सर. यश सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच मिस्टर यश. सर ओला हूं तो कर दो रे कम से कम, इसको भी लगना चाहिए कुछ हुआ है. सर ओला कंपनी के मालिक बेटे हमारे बीच मिस्टर यश. सर ये टैक्सी ड्राइवर यशवंत, इसकी टैक्सी लिस्टेड है कहां पर? सर ओला पर. ओला पे मेरी टैक्सी लिस्टेड है सर, रजिस्टर्ड है सर. क्लियर? अब साहब आप पैसेंजर लोग हूं तो करो भाई. हम है राही प्यार के, है ना बेटा. मैं पकाने लग जाऊंगा अगर आपके ऐसे हूं नहीं आया ढंग से तो बेटा. सर आप कौन हो बेटा? पैसेंजर्स. अब आपको अंदर ही से कहा जाना बेटा चर्च गेट. क्लियर? आपने ओला ऐप ओपन करी बेटा, एकदम नियरेस्ट टैक्सी मेरी सर, अभी देख लो आप. सर टैक्सी लेके पहुंच गया आपके पास. क्लियर? सर आपको पिक किया, जो आपकी ड्रॉप लोकेशन थी वहां आपको ड्रॉप किया. मान लो फेयर था ₹700. ओके सर मैं टैक्सी ड्राइवर बेटा, आपने 700 रुपए या तो मेरे को दिए होंगे या ओला मनी से ओला को पे कर दिए होंगे, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑनलाइन जैसे पे करना होगा आपने पे कर दिया. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक्चुअली ये प्रोविजन छोड़ो आप, एक्चुअली सर्विसेज आपको किसने दी? पैसेंजर को सर्विसेज एक्चुअली दी किसने? ओला ने या टैक्सी ड्राइवर ने? टैक्सी वाले ने बेटा. क्यों? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस तो मैंने दी ना यार. आपने तो केवल बुकिंग कराया है टैक्सी का, किसके थ्रू? ओला के थ्रू. ओला इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ये वो एग्रीगेटर है जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा. दिस मॉडल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सर ऐसे केस में एक्चुअली सप्लायर टैक्सी ड्राइवर है, एक्चुअली रेसिडेंट आप लोग हो. ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्रीगेटर है साहब. आप देखो सर एक्चुअली सर्विस सप्लायर कौन बेटा है? टैक्सी वाला. क्या आपको इसको देख के लगता है ये टैक्स पे कर पाएगा? नहीं. मतलब क्या है सर ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बेटा, है ना. हर इंडिविजुअल टैक्सी वाले होते हैं बेटा, वो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, रिटर्न फाइल करें, कितना डिफिकल्टी होगा उनके लिए सर. इसलिए गवर्नमेंट ने ओला को बोला तू तो बड़ा आदमी भाई, for the purpose of GST you will be treated as if you are the supplier of such services and you shall be liable to pay GST. हाँ है ना भाई? क्लियर? और वहां बोल दिया कि पूरे 700 रुपए कौन टैक्स पे करेगा भाई? ओला टैक्स पे करेगा बेटा. अब भले ही वो 700 रुपए आपने मुझे दिए हो, वो 700 आपने ऑनलाइन पे किए हो, कैसे भी पे किए हो, वी डोंट केयर. एंटायर 700 के लिए ओला विल बी ट्रीटेड एज इफ ओला इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? डन. एक मिनट, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है बेटा इसमें? पैसेंजर्स. क्या पैसेंजर टैक्स पे कर रहे हैं क्या? इसलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते. दिस इज नॉट RCM, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल FCM.
और भाई नॉर्मली जीएसटी में टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और यहां पे सप्लायर कौन है? फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सप्लायर मान लिया है ईसीओ को, तो टैक्स तो कौन पे कर रहा? सप्लायर पे कर रहा। और जहां सप्लायर टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते बेटा? क्या बोलते मालिक? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दिस इज नॉट आरसीएम। सर दिल थाम के देखना सर, इधर ध्यान दो। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 में पढ़ेंगे आप, तो वहां क्या लिखा था? All the provisions of the act shall apply to the recipient as if recipient is the person liable to pay GST to the government. As if he is the 9(3) पढ़ना तो बेटा। All provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government. 9(5) पढ़ना तो बेटा। ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services. मतलब 9(3) और 9(4) में तो केवल उसको एक काम दिया कि यू विल बी ट्रीटेड द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। उसको सप्लायर नहीं बोला, हाँ है ना, उसको एक काम दिया कि तेरे को टैक्स पे करना है और तू रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते बेटा। पर ईसीओ को तो पूरा का पूरा सप्लायर बना दिया। ईसीओ को क्या मानेंगे बेटा? सप्लायर है वो। क्लियर? और जो प्रोविजन सप्लायर पे लगते हैं वो सब उस पर भी लगेंगे बच्चों। क्लियर? पक्का? डन। और हाँ 8% देयर आर ओनली 4 सर्विसेज। कितनी बेटा? वो कौन कौन सी, वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। ये सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5 ये तीनों में एक साथ पढ़ेंगे। कहां? चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे, पर मैक्सिमम मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया बेटा इसका। क्लियर बच्चों? स्विगी इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, है ना। goibibo.com, macmytrip.com इज ऑल्सो कवर्ड हियर, होटल अकोमोडेशन एंड urbancompany.in। अर्बन कंपनी ना, अर्बन कैब जिसका नाम था बेटा बेटा, है ना, हाउस कीपिंग सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज यहाँ नोटिफाइड है, डिटेल में बात करेंगे वहां बाद में हम। पर हाँ केवल सर्विसेज बेटा यहाँ पे, और वो भी सारी नहीं, केवल 4 नोटिफाइड सर्विसेज। हाँ है ना बच्चों? क्लियर? पक्का? माहौल? डन। सर ये सेक्शन 9(5) भी खत्म होता है। अब आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। अरे यस या नो? पक्का बच्चों? ये सेक्शन 9 खत्म होता है। अब ये पूरा सेक्शन 9 खत्म हो गया सर। अब ध्यान मेरी तरफ पूरा सर आपका। ये था पूरा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9। सब सेक्शन 1 में रिपीट कर रहा हूं सर, ध्यान देना बच्चों। CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government to be at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what value of such goods or service or both, and it shall be payable by a। याद आ गया ना वर्ड? क्लियर? टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग याद आ रहा है बेटा आपको? ठीक है सर। सेक्शन नंबर 9(2) बोलता है क्या सर? 5 गुड्स, पेट्रोलियम गुड्स याद आया बेटा? 5 पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब तक नोटिफाई नहीं हुआ तो 6 गुड्स हो गए जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, लेवी नहीं होता बेटा। कौन कौन सी? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ये 5 गुड्स पेट्रोल वाली बेटा। क्लियर? घूम लो और झूम लो। सर सेक्शन 9(3) आरसीएम बेटा। क्लियर? रेसिपिएंट लायबल होगा नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए बेटा। क्लियर? सर सेक्शन 9(4) बिल्डर के केस में बेटा रिवर्स चार्ज लगेगा अगर उसने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा। क्लियर? सेक्शन 9(5) ईसीओ, ओला उबर वगैरह केस में बोल दिया क्या? ओला उबर विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। और केवल 4 सर्विसेज नोटिफाइड है सर, गुड्स नोटिफाइड नहीं है। अमेजन की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मीशो की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा। क्लियर? सर अगर वो 4 नोटिफाइड सर्विसेज ये लोग सप्लाई करेंगे तो कवर हो जाएंगे, वरना कवर नहीं होंगे। हाँ है ना भाई? डन सर। ये सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब सुनो बेटा, जो सेक्शन नंबर 9 था CGST एक्ट का, वही सेक्शन नंबर 5 है IGST एक्ट का। देखना ध्यान से। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन। ओ भाई इधर उधर मत देखो बेटा, 1 मिनट खत्म हो रहा है सर। IGST एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है भाई? IGST का सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 क्या कहेगा? IGST shall be levied on interstate supply of what? Except दारू, है ना, at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 40%, है ना। IGST बेटा CGST प्लस SGST 40% होगा बेटा। क्लियर? एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। खत्म। एक प्रोवाइजो और दे रखा है पे, और प्रोवाइजो में बोला क्या? अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो बेटा आप? गुड्स इंपोर्ट करते हो तो
जब कस्टम लगता है ना बेटा उस पे साथ में आईजीएसटी भी लगेगा बेटा, ठीक है। और वो पॉइंट में पढ़ाऊंगा कस्टम पढ़ते हुए बेटा आपको, ओके बच्चों। पर एक गुड्स ऐसा है बच्चों जिसके इंपोर्ट पर कस्टम्स नहीं लगेगा पर आईजीएसटी लगेगा, और वो गुड्स इस बार गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया, ऑनलाइन मनी गेमिंग। जंगली रमी पे आओ ना महाराज सरकार। सर आपने ऑनलाइन जो ये गेमिंग एप्लीकेशन देखी होगी, जैसे रमी सर्कल हो गया, तीन पत्ती हो गया, याद आ रहा होगा। हाँ हाँ सर आपको कैसे पता, अरे सब पता है भाई साहब। सर पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, इस टॉपिक को। सर एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं अंडर जीएसटी, क्लियर। और एक्शनेबल क्लेम में ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आता है। तो सर अगर आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट किया, मतलब वेबसाइट थी आउट ऑफ इंडिया की और इंडिया वाले यहां बैठ के जुआ खेल रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हैं साहब, तो एक तरह से फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया बेटा एक तरह से, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है और उस पर आईजीएसटी लगेगा। पर फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट एक्चुअली तो गुड्स नहीं ना यार, इसलिए कस्टम नहीं लगता। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगेगा और कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगेगा, पर एक्सेप्ट वो गुड्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और नोटिफाई कर दिया एक गुड्स को, उस गुड्स का नाम क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो सर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से ऑनलाइन मनी गेमिंग गेम खेला है साहब, तो ऐसे केस में उस पर जो आपने पैसा लगाया उस पर आईजीएसटी लगेगा पर कस्टम्स नहीं लगेगा। क्लियर, डन। मैंने आपको बुक के अंदर भी ये दे दिया आपको पॉइंट, पर हाँ आपको पॉइंट समझ में आया बेटा ये। तो कुल मिला के अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट की इंडिया की वेबसाइट से अगर आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है तो उस पर जीएसटी है ही है, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लियर। ये तो क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात है, वहां पे एक प्रोवाइजो ऐड करके बोला कि हाँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगेगा, कस्टम के हिसाब से लगेगा, पर यहां पे एक एक्सेप्शन डाला था किसको, ऑनलाइन मनी गेमिंग को। और तो सर इसलिए मैंने आपको यहां बीच में पढ़ाया इसको। और ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में ये बोल दिया क्लियरली कि कस्टम नहीं लगेगा पर आईजीएसटी जरूर लगेगा अगर आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपने ये गेम खेले है तो। और बच्चों मैं आपको बुक के अंदर भी दिखा देता हूं कि कहां इस तरह से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। देखो सिंपल सा पॉइंट है सरकार, ये रहा मालिक सर आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 5, ये है डायरेक्ट पोर्शन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1, उसका प्रोवाइजो हम पढ़ रहे हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया अदर देन द गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जो गुड्स गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल उन पे ये प्रोवाइजो नहीं लगेगा। और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया किसको, ऑनलाइन मनी गेमिंग को। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्चुअली अपने लगता है सर्विस है, पर वो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी गुड्स है। क्लियर। ये गुड्स ऐसा नोटिफाई किया जिसके इंपोर्ट पर कस्टम नहीं लगेगा, जिसके इंपोर्ट पर ये प्रोवाइजो सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो नहीं लगेगा सर। पर देखो कस्टम्स ड्यूटीज शेल नॉट बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग बट आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। क्लियर। तो सर ऑनलाइन मनी गेमिंग पर आपको आईजीएसटी जरूर लगेगा अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से खेला है तो बेटा, ठीक है। और उस पर कस्टम नहीं लगेगा, पर हाँ डोमेस्टिक मार्केट की वेबसाइट से अगर आपने खेला होगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे केस में जो नॉर्मल जीएसटी लगता है वो लगेगा एज पर सेक्शन नंबर 9। ओके बच्चों, क्लियर, डन। ये था आपका सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1। ठीक। सेक्शन नंबर 5(2) बोलता है क्या, वो 5 गुड्स पेट्रोलियम गुड्स, इस पे जीएसटी नहीं लेवी होता है बेटा। सर 9(5)(3) बोलता है क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वही नोटिफाइड गुड्स और सर्विस बहुत बेटा। डॉन के केस में कौन लायबल है, बताता रहा हूं कौन लायबल है सर। सेक्शन 9(4) याद है बिल्डर, और 5(4) बिल्डर के केस में बेटा, हाँ है ना भाई। और 5(4) क्या है, ओला उबर वगैरह बच्चों, यस या नो। बस सीजीएसटी एक्ट में इंटरस्टेट लिखा है, हाँ इंटरस्टेट लिखा है, बाकी प्रोविजंस एब्सोल्युटली सेम। ये था सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सर, पक्का बच्चों, डन। यार एक चीज बताओ सर, इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये जीएसटी लेवी कब होता है, आवाज नहीं आ रही, ये जीएसटी लेवी कब होता है सर। देखो आईजीएसटी एक्ट में बोला था क्या, आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब इंट्रा हो या इंटर हो, सी हो एस हो या आई हो, लेवी कब होगा सर। व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी,
What do you mean by supply? Sir, the term supply is defined in section number 7 of the CGST Act. सेक्शन नंबर 7 ऑफ द CGST एक्ट में डिफाइन किया क्या? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. ओ भाई, सेक्शन नंबर 7, एक मिनट. पता है, अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई टर्म है, अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेफिनेशन है, अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, तो वो क्या है? क्यों? टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई है सर. अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आए ही नहीं, जीएसटी से बाहर. इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई. और हम शुरू कर रहे हैं क्या? द टर्म सप्लाई. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1. पता क्या कहता है बेटा? द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A आएगा. फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 आएगा, उसमें क्लोज नंबर A और क्लोज नंबर B आएगा. फिर सबसेक्शन नंबर 3 आएगा, उसमें क्लोज नंबर A और क्लोज नंबर B आएगा. फिर जाके क्या आएगा? फुल स्टॉप. ओके, ये स्ट्रक्चर बताया है कि कहां पे क्या है साहब. सर 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 अभी आराम, शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, मस्त हो गए सर. सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है सर? सप्लाई इंक्लूड्स A, AA, B एंड C. फिर सबसेक्शन 1A आ गया, फिर सबसेक्शन 2 आया, उसमें क्लोज नंबर A और B. फिर सबसेक्शन 3 आया, उसमें क्लोज A और B. हटाओ. ओके, अभी तो मैं बात कर रहा हूं क्या? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 की. एक मिनट सर. द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स A, AA, B, C. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? A, B, C, D में क्या लिखा है पढ़ लेंगे बाद में हम. सप्लाई इंक्लूड्स A, AA, B, C. हाँ जी, इसका मतलब क्या है? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. हाँ, और बट नॉट लिमिटेड टू. मतलब चलो एक एग्जांपल समझाता हूं. मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ऐसा बोल रहे हो ना आप? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. इट इज नॉट लिमिटेड टू A, AA, B, C, है ना बेटा? ओके, चलो मैं और अपने इजी लैंग्वेज में बताता हूं मैं आपको. सप्लाई इंक्लूड्स A, AA, B, C. अगर यहां पे इंक्लूड्स नहीं होता, यहां लिखा होता क्या? अगर लिखा होता सप्लाई मीन्स, तो क्या होता? सप्लाई मीन्स A, AA, B, C. बात खत्म. माई लाइफ मीन्स यू. मतलब तुम ही हो. माई लाइफ इंक्लूड्स यू. चपाक. तुम भी हो. समझ रहे मेरी बात? सर माई लाइफ इंक्लूड्स यू मतलब तुम भी हो. हाँ है ना? और माई लाइफ मीन्स यू मतलब तुम ही हो. ये फ्लर्ट है बेटा. सच्चा प्यार. ये इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव नहीं है. समझ रहे बेटा? इट इंक्लूड्स ABC, नॉट लिमिटेड टू. है ना बेटा? आपने बोला ना बेटा, माई लाइफ इंक्लूड्स यू मतलब नॉट लिमिटेड टू दिस, है ना? और भी कुछ हो सकता है सर, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार. सर यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा आपको? मतलब सर लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, सो स्मार्ट. इन्होंने पता है जब हम A, AA, B, C पढ़ लेंगे ना बेटा, तो आपको एहसास होगा कि सब कुछ कवर कर लिया बेटा. एवरीथिंग इज कवर्ड. देखो बेटा, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट और न जाने कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी के अंदर बेटा. और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर गलती से भी लेवी के स्कोप से बाहर निकल गया, जब लेवी नहीं हुआ, लायबिलिटी तो आएगी नहीं सर.
जब लायबिलिटी नहीं आई पेमेंट की बात आएगी नहीं, और अगर पेमेंट की बात नहीं आ रही तो रिकवरी की बात तो आती ही नहीं सर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेवी। और जीएसटी लेवी कब होता है साहब? सप्लाई। हाँ ना मालिक? इसलिए सर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लॉज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में सब कुछ कवर किया, फिर भी इन्होंने ऊपर क्या लिखा? टू बी ऑन अ सेफर साइड। क्लियर? टू बी ऑन अ सेफर साइड इन्होंने सर इंक्लूड्स लिखा ऊपर बेटा। समझ में आया पॉइंट आपको? क्लियर सर? आइए क्लॉज नंबर ए की तरफ बात करते हैं बेटा। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स। सर ये पढ़ने से पहले मेरे को अभी बोला था मैंने कि सर जीएसटी जब से आया तब से पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए है ना भाई। तो एक बार पहले मेरे को लिस्ट ऑफ टैक्सेस बढ़ाने कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए। सर कल वो वक्त कम था तो मैंने आपको वो लिस्ट बताना था, मेरे को बता देता हूं आपको भी। देखिए सर, हा ये रहा सर, आपके चैप्टर 1 में दे रखा मैंने ये पॉइंट। टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अभी सप्लाई का डेफिनेशन 2 मिनट बाद पढ़ेंगे सर, एक बार ये लिस्ट देख लेते सर हम। सर द टर्म, अच्छा आप वहां देख भी लोगे सर, कुछ नहीं होने वाला, इधर ध्यान दो सर। सर टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी चैप्टर 1 में दे रखा मैंने आपको बेटा। सेंट्रल लेवीज सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज बेटा। कुछ गुड्स पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, वो सब मर्ज हो गया बेटा। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, सर ये भी मर्ज हो गया। अच्छा पहले इन एक्ट में क्या क्या लगता था, कैसे लगता था, वो पढ़ना है क्या आपने को? केवल नाम ध्यान रखना है सर। ओके, सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी क्या था सर? काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये कस्टम में लगता था सर। अच्छा कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है, ये कस्टम की वो एडिशनल ड्यूटी जो एक्साइज के बराबर थी, वेट के बराबर थी बेटा, वो मर्ज हो गई जीएसटी के अंदर। और सर ध्यान देना बेटा, कस्टम मर्ज नहीं हुआ बच्चों। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है सीएसटी बेटा, एंड सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वो टैक्सेस जो मर्ज हो गए बेटा। अब स्टेट गवर्नमेंट के क्या टैक्सेस मर्ज हुए? फर्स्ट स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ से रिलेटेड सेस और सरचार्ज थे वो मर्ज हो गए। देन एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज सर। देन टैक्सेस ऑन, ये तो खैर आपको पता ही होगा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ खेलते हो ना बेटा आप लोग? हाँ बेटा वेरी गुड सर। आईपीएल चालू हो गया बेटा, अभी सट्टा सट्टा खेलते होगे ना बेटा आप लोग? नहीं बेटा, चलो बहुत बढ़िया बेटा, मैं भी नहीं खेलता बेटा। सर मैं रोज का एक लॉटरी खरीदता हूँ कि कभी कभी तो एक लॉटरी खुल जाए बेटा। हाँ है ना भाई? सर इन पे पहले क्या था बेटा? टैक्स था, वो भी मर्ज हो गया जीएसटी के अंदर बेटा। पता है लॉटरी टिकट अगर आप परचेज करोगे, बैटिंग गैम्बलिंग सट्टा खेलते हो बेटा, उस पर जीएसटी लगता है, पता होगा ना कि आपको तो बेटा? नहीं पता था, अब पता पड़ गया बेटा, अब खेलना बेटा। ओके सर एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स मर्ज हो गया। वेट सेल्स टैक्स जो मेजर टैक्स था मर्ज हुआ। लग्जरी टैक्स मर्ज हुआ। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ये सब मर्ज हो गए। स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो सबस्यूम हो गए जीएसटी के अंदर बेटा। क्लियर? ऑल दिस टैक्सेस गॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हुए। क्लियर? तभी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आया। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये भी लिख दिया कि कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए, उससे कुछ एग्जांपल, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए ना सर आपको। फर्स्ट लिखा क्या? कस्टम ड्यूटी बेटा। फिर वो 5 गुड याद है क्या? वो पेट्रोलियम वाले याद आया क्या बेटा? उन पे भी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा। देखो दारू पे सेंट्रल एक्साइज नहीं था, दारू पे तो क्या था बेटा? पता ही था आपको बेटा? सर पता होगा ना आपको तो बेटा, दारू पे क्या है? स्टेट एक्साइज और वेट है ना, वो मर्ज नहीं हुआ बेटा, है ना? अभी भी वही बिल पे देखते होंगे बेटा आप। चलो सर, हाँ बहुत अच्छा बेटा। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टोबैको प्रोडक्ट बेटा। पता है ये टोबैको खाने वाले लोग जो है ना बेटा, टोबैको सिगरेट वगैरह पीते हैं ना बेटा लोग, वो तो बेटा मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे लोग हैं बेटा, इतना जन कल्याण का काम कर रहे हैं बेटा। आप देखो भाई, हमने 6 गुड्स पढ़ी, घूम लो और झूम लो, उन पे जीएसटी नहीं है, उसमें टोबैको नहीं था बेटा। तो पता है टोबैको और सिगरेट पे तो
सर एक्साइज भी लगता है टोबैको और सर सिगरेट्स वगैरह पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है बेटा, इस पे जीएसटी भी है, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। एक बार एक पर्सन मेरे को सिगरेट पीते हुए मिल गया सर, मैंने कहा तू क्यों पीता है सिगरेट, रोने लग गया। बोला सर आपको पता नहीं मैं सिगरेट क्यों पीता हूं। मैंने कहा रो क्यों रहा है भाई। बोला गम भुलाने के लिए पी रहा है क्या। बोला नहीं उसके लिए तो दारू पीता हूं मैं सर। मैंने कहा फिर सिगरेट क्यों पी रहा है। साहब देश के लिए फंड कलेक्ट कर रहा हूं सर। मैं सिगरेट पीता हूं उस पर एक्साइज लगता है, मैं सिगरेट पीता हूं उस पर जीएसटी लगता है, मैं सिगरेट पीता हूं उससे जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्ट होता है। मैंने कहा तेरे पैर कहाँ है सर, उसका उल्टे कर भाग जाए ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात सर, हैवी टैक्सेस इन पे। हाँ है ना, पता होगा ना फिर आपको तो सर। नहीं सर, अच्छा हाँ सर वेरी गुड, अभी समझ में आया बेटा। आइए सर, स्टेट लेवीज जो सब्सिडी नहीं हुई जीएसटी में, अगेन सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। हाँ है ना भाई, याद है बेटा। सर सेल्स टैक्स ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो 5 गुड्स ज्यादा है पेट्रोल वाली बेटा, एंड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सेंट्रल एक्साइज, सर स्टेट एक्साइज भी है और स्टेट सेल्स टैक्स भी बेटा इस पे। हाँ है ना भाई। प्रोफेशन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड एंड पैसेंजर टैक्स, ये मर्ज नहीं हुए, विच आर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टिल दे आर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओनली बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर बच्चों 100%। अच्छा कभी कभी क्या होता बेटा, बहुत रेयरली एक माँ का एमसीक्यू पूछ लिया कि टोबैको पे कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल है, दारू पे कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल है। हाँ ना, तो कभी कभी ट्राई कर लिया करो बेटा। सर यहां तक समझे आप, अरे ये प्रोविजन ट्राई कर लिया करो, पढ़ लिया करो ढंग से, समझे आप। चलिए सर, ऐसी कोई चीज नहीं यूज करनी जिससे हम अपना होश खो दे बेटा। हाँ है ना सर, दुनिया सर इसलिए जी रहे कि हम अपना होश खोने के लिए। सर वो काम आपको करना चाहिए जिससे आप पूरा अपने कंट्रोल में रहे। हाँ है ना भाई, ऐसा बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है बेटा। ओके सर, ये टैक्सेस कौन कौन सब्सिडी में समझ में आया बेटा आपको पॉइंट। मतलब तंबाकू पर, टोबैको पे सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है बेटा, जीएसटी है और जीएसटी कंपनसेशन सेस है। दारू पर स्टेट एक्साइज है, वेट सेल्स टैक्स है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर पक्का ठीक सर। तो ओके सर, ये टैक्सेस कौन कौन सब्सिडी में वो हमने बात कर ली। आओ बच्चों सर हम बात करते क्या, सप्लाई, द टर्म सप्लाई। अब देखो बेटा सर, इतने सारे टैक्सेस सब्सिडी में जीएसटी में, समझना ये मैंने क्यों पढ़ाया बीच में आपको, इतने सारे टैक्सेस सब्सिडी में जीएसटी में, और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल जाए तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना, रेवेन्यू को यार। इसलिए सप्लाई इंक्लूड्स लिखा। इतने सारे टैक्सेस सब्सिडी में जीएसटी के अंदर, और कोई भी सर रेवेन्यू गवर्नमेंट का लूज नहीं होना चाहिए। सर टैक्सेस मर्ज किए, सर टैक्सेस खत्म नहीं किए गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं जीएसटी आ रहा तो ठीक है इस पर टैक्स मत लगाओ, ऐसा नहीं है। टैक्सेस मर्ज हुए सब्सिडी हुए जीएसटी के अंदर, सो दैट सिंप्लीफाइड टैक्स बन पाए हिंदुस्तान के अंदर। पर सर इसका मतलब ये नहीं था कि रेवेन्यू लॉस करना है, इसलिए गवर्नमेंट ने सप्लाई का डेफिनेशन बनाते वक्त बहुत ही ध्यान रखा है और शिद्दत के साथ इन्होंने क्लॉज नंबर ए, डबल ए, बी और सी ड्राफ्ट किया है, सो दैट कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं निकल पाए और सब कुछ सप्लाई इंक्लूड्स में कवर हो पाए बेटा। और फिर भी अगर नहीं आए तो भी सप्लाई इंक्लूड्स लिखा ही ऊपर बेटा। हाँ है ना। अब सप्लाई इंक्लूड्स में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में क्या लिखा है, ये हम पढ़ लेंगे ब्रेक के बाद। माहौल सर।